दिल्ली त्रिशाखन के बाद पहला सम्मेलन रामलीला मैदान में हुआ, उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। कैसा फील होता था जब आप पंतराम त्यागी कह के या एक आर्य समाजी आ गया? मैं आर्य समाजी के नाम से प्रसिद्ध था। मैं स्वामी दयानंद से नीचे है, मेरे ऊपर कोई नहीं है। शुरू से ही टीस रही है, आज भी है कि हमारी पुस्तकें जो हैं पाठ्यक्रम में नहीं लगाई गई। सरदार पटेल ने भी आर्य समाज को थैंक्स किया था कि अगर आर्य समाज हैदराबाद में अपनी पृष्ठभूमि ना बना लेता तो हमें इतनी आसानी से हैदराबाद को अपने मिलाने आसानी ना होती। नमस्ते जी, मैं हरप्रीत कौर इस पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज दोस्तों केवल एक आंदोलन नहीं है, बल्कि सत्य, शिक्षा, सामाजिक सुधार और राष्ट्र जागरण का एक महान अभियान है। और इस अभियान को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य अनेक समर्पित कार्यकर्ताओं ने किया है। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा भी पिछले 5 दशकों से आर्य समाज के सिद्धांतों और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने का ये मौका है सभा का, और महान और गौरवमय क्षण इसे कहेंगे। हम आभार व्यक्त कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने अपना योगदान दिया इस सफलता के अभियान में। आज हमारे साथ है श्री पतराम त्यागी जी, जो प्रतिष्ठित सदस्य हैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा। मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी पतराम जी। धन्यवाद। जो 50 वर्ष सभा के पूर्ण हुए हैं उसकी आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। पतराम जी, आपसे जानना चाहूँगी पॉडकास्ट के शुरू में कि आपका सफ़र शुरुआत में कैसा रहा, आप आर्य समाज से कैसे जुड़े और आपका जन्म कहाँ का रहा, मैं ये जानना चाहूँगी। मेरा गांव कोल है, ग्राम कोल, तहसील मवाना, जिला मेरठ में पड़ता है। मेरे घर में आर्य समाज में पहले से ही थोड़ा प्रचार था, गांव में आर्य समाज स्थापित था। उसके बाद में फिर धीरे धीरे हम आर्य समाज से वहीं पर, और हमारे यहाँ पर मेरठ प्रतिनिधि सभा से, उपसभा से उपदेशक आया करते थे। जब मैं बच्चा था, 3वीं, 4वीं, 5वीं में थोड़ा इतना तब से ही आया करते थे। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, 6वीं, 7वीं में आया तो खूब प्रचार हमारे यहाँ 1-1 महीने तक सभा का उपदेशक जो आता था 1-1 महीने तक रात्रि में प्रचार करते थे। क्योंकि रात्रि में ही गांव के लोग थोड़ा, तो रात्रि में भी देखो जब शुरू कर देते थे 8-9 बजे तक, तो 1-1, 2-2 बजे तक प्रचार होता था। हम जागते रहते थे और उन्हें बड़ा ध्यान से सुनते थे। मथुरा में अर्ध शताब्दी हुई। मेरे ताऊ जी जो आर्य समाज के वहाँ के शायद मंत्री भी थे, वो अर्ध शताब्दी में गए मथुरा में। वहाँ से स्वामी दयानंद का चित्र और कुछ साहित्य लाए। तो स्वामी दयानंद के चित्र जो थे उन्होंने अपनी बैठक में, हमारी बैठक में टांग दिया। उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि भाई स्वामी दयानंद जो हैं एक महान विभूति है। तो हमारे यहाँ एक वानप्रस्थी थे, उनका नाम लाला सहदेव वानप्रस्थी था। वो हमारे यहाँ यज्ञ कराते थे। हमारा कोई भी नया काम हो उसमें यज्ञ होता था। एक बार मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि हमने 20-25 बीघे का एक बाग आम का लगवाया था जी। उसमें बीच में आड़ू लगवाए, बाग लगवाए। तो उस बाग की जब पहली फसल आई जी, तो लाला सहदेव वानप्रस्थी जी कहने लगे, भाई आपको एक यज्ञ कराना चाहिए। तो हमारे ताऊ जी ने वो यज्ञ कराया पहली फसल पर। तब आपकी उम्र कितनी रही होगी? मेरी उम्र लगभग 10-12 साल की। वहाँ से आर्य समाज का अंकुर मेरा आया। वो मैं पढ़ने लगा। तो वहाँ पर जब मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में एक हमारे मवाना आर्य समाज है, उसके लेक्चरार थे, वो आर्य समाज से संबंधित ही थे। उनको मैं कभी भूल नहीं सकता। वो अपने प्रवचनों में, हिंदी के, संस्कृत के थे, तो अपने जब वो हमें पढ़ाते थे तो आर्य समाज की बातें वो बताते थे। हैं, आर्य समाज का कहीं भी कोई आए तो संस्कृत जब पढ़ाते थे वो आर्य समाज की बातें बताते थे। उनका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। गांव से तो था ही, वहाँ भी प्रभाव पड़ा। फिर मैं इसी तरह से जो है ना, मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मैं दिल्ली आ गया। और भी 1-2 जगह मैंने अध्यापन का कार्य किया। किसी कॉलेज में मैं टीचर रहा। लेकिन
चूँकि यूपी में इतना पहले नहीं था, तो फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली मैंने यहाँ सर्विस करी। मैं 1976-77 में चूना मंडी पहाड़गंज में पहली बार मैं आर्य समाज में गया। उधर ही हम रहते थे। वहाँ से फिर 77 में मैं फिर शकरपुर पहुँचा, तो शकरपुर के आर्य समाज का मैं सदस्य बन गया जी। वहाँ हमारा चुनाव हुआ, तो मुझे पहली बार में ही वहाँ का उप मंत्री बना लिया गया। तो मैं फिर यहाँ डेलीगेट चुन करके आया जी दिल्ली सभा में 1977। उस समय की बात करें तो उस समय आपके सामने क्या चुनौतियाँ थी? तो जब सरदारी लाल वर्मा जो थे प्रधान थे, उस समय की मैं बात बता रहा हूँ। सरदारी लाल वर्मा जी जाया करते थे वोट क्लब पर। अपनी एक हमारा टेम्पू था, उसको लेकर के जाते थे, मैटाडोर थी, उसमें मैं भी बहुत बार उनके साथ गया हूँ वोट क्लब आर्य समाज में। और 1975 में जब यहाँ हमारा एक बहुत बड़ा सम्मेलन दिल्ली सभा का हुआ, पहला सम्मेलन दिल्ली त्रिशाखन के बाद की बात मैं बता रहा हूँ, पहला सम्मेलन रामलीला मैदान में हुआ, उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। हमन कुंड, बहुत सारे हमन कुंड बने, बहुत बड़ा उन्होंने स्टेज बना रखा था, तो मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं उसमें रहा हूँ जी। फिर मैं धीरे धीरे मैं यहाँ डेलीगेट चुन करके जब आया, तो मुझे ना सबसे पहले पड़पड़गंज का वर्ग प्रतिनिधि मुझे चुना गया। ये 77-78 की बात है। वर्ग प्रतिनिधि चुनने के बाद में फिर धीरे धीरे जब फिर चुनाव हुए, तो मैं यहाँ का सन तो मुझे ठीक एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं मंत्री चुन लिया गया जी। और लगातार 2000 तक मैं मंत्री रहा। और यहाँ मेरा चूँकि कार्यालय पास में ही था जहाँ मैं नौकरी करता था, तो मुझे रोज़ शाम को यहाँ आना, मंत्री था इसलिए भी आना, और वैसे भी मैं आता था हनुमान रोड। फिर मैं हनुमान रोड के आर्य समाज का भी मतलब आने लगा, संडे को यहाँ आने लगा। उसके बाद में फिर चलता रहा इसी तरह से। दिल्ली सभा का कार्य जो हमें मिलता था वो कर देते थे। कहीं जाना, किसी सभा में समाज में जाना, कहीं कोई किसी समाज का झगड़ा सुलझाना, कोई उनको नियम बताना या कोई बात, तो दिल्ली सभा जहाँ आदेश देती थी वहाँ जाते थे। हमारे यहाँ जमुना पार में 2 वर्ग हैं, एक सादरा वर्ग, एक पड़पड़गंज वर्ग। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात 88-89 की होगी। तब मैंने यहाँ एक बात रखी अपने प्रधान जी से कि प्रधान जी, सादरा वर्ग जो है वो ठीक काम कर रहा है। वो उनके थे विशंबरनाथ भाटिया जी थे, मैं विशंबरनाथ भाटिया से मिला कि जी हाँ, मैं भी हमारी समाजों को भी जोड़ लो। कहने लगे नहीं, तुम्हारा वर्ग अलग है, तुम सभा से बात करो। उस समय ऐसी स्थिति थी जमुना पार की कि हमारे पड़पड़गंज वर्ग में जो समाजें थी, वो एक समाज का प्रधानमंत्री दूसरे समाज को नहीं जानता था, आना जाना बिल्कुल ठप था। मैंने कोशिश करी, अपने आर्य समाज में मीटिंग करी, और हमारे एक प्रधान थे मिसी लाल गुप्ता, हम दोनों जाते, और समाजों में अगर नहीं मिलते प्रधान तो हम उनके घर जाते। हमने सबको जोड़ करके और एक मीटिंग करी, चूँकि दिल्ली सभा से अनुमति मिल गई थी। स्वामी स्वरूपानंद के अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई, और उसमें हमने क्षेत्रीय आर्य प्रतिनिधि उपसभा पड़पड़गंज के नाम से हमने बनाई। तब हमने उसके बाद में हमने बड़े बड़े सम्मेलन उसके बैनर के नीचे किए। सबसे पहला सम्मेलन हमने कल्याणपुरी में किया, उसमें हमने यज्ञ कराया और बहुत बड़ा 3 दिन तक का बड़ा सम्मेलन किया। और लास्ट के दिन तो वहाँ बहुत लंबा पंडाल लगा करके बहुत व्यक्ति, वो फ़ोटो मेरे पास हैं। उसके बाद में फिर युवा सम्मेलन और भी उसमें रहा, मैं वहाँ का महामंत्री था, और मैंने लोगों को वहाँ जोड़ा, सब जुड़े और बड़ा उत्साह हम लोगों में था। तो उस समय मैंने 4 या 5 सम्मेलन अपने उस टेन्योर में कराए। युवा सम्मेलन भी कराया, बच्चों को इनाम और सर्टिफिकेट देने के भी मेरे पास चित्र हैं, वो जो हमने दिए। और कई 4-4, 5-5 कुंडी यज्ञ से शुरू करके हमने 20-20 कुंडी, 21 कुंडी यज्ञ तक हमने कराए वहाँ पर अपने पड़पड़गंज क्षेत्र में। और एक दूसरे से जुड़े, बहुत सहयोग जनता का मिला। और दिल्ली सभा में हम जुड़े हुए थे, तो दिल्ली सभा जहाँ भी हमें काम पे लगाती थी, हम वहीं अपना जुट जाते थे। इस तरह से हमारा ये कार्य चलता रहा जी। मैंने अपने आप में ही लगभग
4 या 5 हज़ार सत्यार्थ प्रकाश मैं बांट चुका हूँ अपने खरीद करके। जी, आपसे अगर पूछूं तो आपने सत्यार्थ प्रकाश पहली बार कब पढ़ी थी? मैंने सत्यार्थ प्रकाश, मैं जब कक्षा 8 में था तो हमारे जो वानप्रस्थी थे सहदेव जी जी। वो सत्यार्थ प्रकाश की बातें करते थे। सत्यार्थ प्रकाश हमारे घर में था, मुझे पता नहीं था जी। तो मैंने वो 5 रुपए की सत्यार्थ प्रकाश ली। उसने मुझे उस कंसेशन से वो 2 या 3 रुपए की दी, मुझे इतना याद है। 5 रुपए उस पर वैल्यू पड़ा था और वो सत्यार्थ प्रकाश 8वीं कक्षा में मैं खरीद करके लाया था। मैं उसको पढ़ता था तो मुझे साधारण सी जो भाषा थी वो तो समझ आ जाती थी जी। बाकी भाषा मुझे 8वीं कक्षा में क्या आती। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बताता हूँ तो मैं जब यहाँ दिल्ली आया तो असफ अली रोड पर मैं गया, 75-76 की बात है जी। हमारा दफ्तर था शारदे शिकारपुरी, वहाँ बहुत साहित्य छपता था वो था। तो पहली बार जब मैं गया तो सत्यार्थ प्रकाश लेने ही गया था, तो मैं वहाँ से एक सत्यार्थ प्रकाश खरीद के लाया। जी। वो सत्यार्थ प्रकाश बहुत दिन तक मैंने संभाल कर रखी, दोनों सत्यार्थ प्रकाश संभाल कर रखी, लेकिन क्योंकि एक हमारे रिश्तेदार आए, भाई ये तो तू किताब मुझे दे दे। मैंने सोचा भाई मैं तो सभा में काम करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, मैं तो और बतेरी खरीद लूँगा, मैंने उनको दे दी। फिर सत्यार्थ प्रकाश से मुझे थोड़ा जब मुझे समझ आने लगी, मैंने MA कर लिया संस्कृत हिंदी में, साहित्य शास्त्र से मैं MA हूँ, तो मुझे सत्यार्थ प्रकाश में बड़ी रुचि आई। मैंने सत्यार्थ प्रकाश को कई बार पढ़ा है, कौन से समोल्लास में क्या, ऋषि दयानंद ने क्या, इतना मुझे याद हो गया था। कहीं से कोई प्रश्न को कोई पूछता था मैं बताता। तो उसने आपके विचारों में क्रांति लाई? विचारों में क्रांति है। और फिर मैं अपने ऑफिस में भी, मेरे ऑफिस में कई लोग ऐसे थे तो जो मेरे से प्रभावित हुए। मैंने उनको सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बताया। मैंने कहा भाई मैं खरीद के नहीं दूंगा, दुनिया में बांटता हूँ, लेकिन आपको खरीद के लाना पड़ेगा। मैंने फिर उनको ये अपना रामलीला मैदान में जो हमारा ऑफिस है असफ अली रोड पर, उनका पता दिया तो वो लोग खरीद के लाए। वो पढ़ते थे और मेरे से प्रश्न करते थे तो मैं उनको उत्तर देता था। तो वो आज एक तो प्रशांत विहार में है, आर्य समाज में सदस्य है, और भी कई इधर उधर, वो उनकी सब व्यसन छूट गए। तो ये मैंने अपने जीवन में कई लोगों को ऐसे व्यसन उनके अपने आप ही छूट गए। मैं कौन होता हूँ, मैंने तो सिर्फ बताना था। ऑफिस की बात बताऊँ, मैं ऑफिस में भी मैं आर्य समाजी के नाम से प्रसिद्ध था और मेरे स्वामी दयानंद का चित्र मेरे टेबल के सामने लगा रहता था। तो मैं यहाँ रहते हुए भी अपने तो पंतराम जी आपको कैसा फील होता था जब आप पंतराम त्यागी कह के या एक आर्य समाजी आ गया? मैं जहाँ भी अपना परिचय देता था मैं आर्य समाज का कार्यकर्ता लगाया करता था। अभी भी पीछे इनके हिंदू सम्मेलन हुए जो RSS वालों ने कराए, तो उन्होंने मेरे से अपना परिचय पूछा। मैंने कहा जी मैं केवल एक आर्य समाज का कार्यकर्ता हूँ, मेरा यही परिचय है, दूसरा परिचय मेरा कोई नहीं है। आर्य समाज के बारे में जब मैं बताता हूँ तो मैं अपने आप में, मुझे पता ही नहीं रहता मैं कितनी देर बोल गया। तो इस तरह से मेरा जीवन जो है आर्य समाज में हुआ। और वो हुआ जब मेरे घर में था और मेरे लाला सहदेव जी और मास्टर जी, मैं उनका नाम याद नहीं आ रहा, बहुत कई बार नाम भूल जाता हूँ, कांति प्रसाद जी, वो हमारे लेक्चरार थे, उन्होंने हमें पढ़ाया। कांति प्रसाद जी मावाना इंटर कॉलेज में थे, डिग्री कॉलेज में फिर हम गए, वहाँ भी हमें आर्य समाजी मिल गए। तो कांति प्रसाद जी का भी मैं कभी वो भूल नहीं सकता, उनका भी मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है। इस दौर में आपने महर्षि दयानंद जी को बहुत अच्छे से मतलब उनके बारे में पढ़ा, उनको जाना, और भी महापुरुषों के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो कौन कौन से आदर्श बनते गए? आदर्श के रूप में स्वामी दयानंद से नीचे मेरे ऊपर कोई नहीं है। और मुझे जिज्ञासा हुई स्वामी विवेकानंद के बारे में सोचने की। तो एक पुस्तक है मेरे पास आज भी है, वो स्वामी विवेकानंद और दयानंद का, उसमें तुलनात्मक अध्ययन है। शंकराचार्य और दयानंद का तुलनात्मक अध्ययन, वो किताबें मेरे पास हैं। तो मैंने जब वो पढ़ा तो मुझे स्वामी विवेकानंद महान हैं, मैं ये नहीं कहता, उनकी कोई आलोचना नहीं करूँगा, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा कि वो मांसाहारी थे तो मेरे जीवन से उनका सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि ऋषि दयानंद ने कई बार लिखा है कि मांसाहारी व्यक्ति कभी योग सिद्ध नहीं हो सकता, लेकिन
जब वो मांसाहारी थे तो ऋषि दयानंद के सिद्धांत के अनुसार स्वामी विवेकानंद योग सिद्ध नहीं हो सकते, ऐसा आर्य समाज के सिद्धांतों के अनुकूल मैं बोल रहा हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वो भी महान थे, देश के लिए उन्होंने भी काम किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन स्वामी दयानंद का अगर मैंने जीवनी कई बार पढ़ी है, स्वामी सत्यानंद जी की पढ़ी है, और भी अपना चरित्र भी मैंने पढ़ा है, और भी छोटी छोटी जीवनियाँ मैंने पढ़ी हैं, तो इसलिए मैं सत्यार्थ प्रकाश वगैरह बांटता रहा, आर्य समाज के प्रचार में लगा रहा। मैंने जो उपसभा बनाई वहाँ लोगों को मैंने बहुत जोड़ करके सम्मेलन वगैरह मैं पहले कर चुका हूँ बहुत सारे। अभी भी मैं ना बहुत बहुत दूर तक जाता हूँ। तो पंतराम जी, कोई विशेष अभियान आप हमसे अगर साझा करना चाहें, कोई ऐसा अभियान जिसमें चुनौती भी रही हो लेकिन सफलता भी मिली हो, जो एक यादगार बन गया हो? यज्ञ ज्योति, हमने स्वतंत्रता यज्ञ ज्योति निकाली थी, उसका वो मैं साथ रहा हूँ जी। और उसमें हमने वो पता नहीं मथुरा से आई थी, दिल्ली में घुमाया उसको। वो अभियान हमारा था। कई अभियान हमने ऐसे चलाए। हम प्रभात फेरी वगैरह, तो वो ये तो आम बात है हमारे लिए, कोई ऐसी वो बड़ी बात नहीं थी। अपने आर्य समाज में निकालते थे। वैसे भी बहुत सारे काम हमने किए हैं आर्य समाज के लिए। अच्छा, स्वतंत्रता के बाद बात करें तो बहुत सारे इश्यूज रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं रही देश के सामने। और जैसे आप जब युवावस्था में आए होंगे तब भी कई आपने देखी होंगी जो एक जनरल टॉपिक्स थे पूरे देश के। तो आर्य समाज के साथ जुड़कर आपने कभी सोचा कि मैं इन इश्यूज को भी लूँ और इसको भी शामिल किया जाए? देखो, सबसे पहला हमारा ये था कि हमारी संस्कृति, जो वैदिक संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार, मैं समझता हूँ कोई अपने अपने विचार है। हमारे आर्य समाज को सरकार से कोई सहायता नहीं मिली, जितना मिलना चाहिए था। जैसा आर्य समाज ने आंदोलन में भाग लिया, आर्य समाज के नेताओं ने आहुतियाँ दी, वे उसकी अपेक्षा आर्य समाज को सरकार से कोई, कांग्रेस सरकार से कहो या कोई वो नहीं मिला। हमारे जो आर्य समाज का जितना बड़ा भारी साहित्य है, वेदों का लेखन है, वेदों की व्याख्या ऋषि दयानंद ने की हैं, और न जाने कितना भारी साहित्य हमारा वैदिक संस्कृति के ऊपर है, भारतीय संस्कृति के ऊपर है। हमें ये शुरू से ही टीस रही है, आज भी है, कि हमारी पुस्तकें जो हैं पाठ्यक्रम में नहीं लगाई गई। इसका हमें बहुत दुख है, आज भी और सदा रहेगा। आपने कभी प्रयत्न किया? आप शिक्षा के क्षेत्र में रहे हैं, उस विभाग से। मैं बताता हूँ, मेरा तो बस इतना ही प्रयत्न था। जब मैं अध्यापक भी था तो मैं आर्य समाज की बातें यदा कदा बता देता था। मेरे घर में लगभग पिछले 50 सालों से यज्ञ होता है। तो मेरे 3 बेटियां हैं, तीनों यज्ञ करना जानती हैं। बहुत खूब। और तीनों ही अपने घरों में उन्होंने जो है, पौराणिकों में ब्याही, लेकिन उन्होंने जो है वहाँ यज्ञ की परिपाटी शुरू की। यहाँ तक एक बेटी तो अपने संस्कार उसने सारे अपने आप किए हैं। 2 बेटियाँ मेरी PhD हैं, और एक मेरी बेटी जो है वो भी MBA है, फाइनेंस है। उनके बच्चे भी आर्य समाज से प्रेरित हैं। बहुत बढ़िया। और वो अपने घरों में यज्ञ करती हैं। बेटियों का पढ़ाने का ये लाभ होता है। तो कन्याओं की शिक्षा में जो कार्य किए उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो, कन्याओं की शिक्षा में तो आर्य समाज से ऊपर कोई नहीं है। कन्याओं के बारे में आर्य समाज ने जितना काम किया है किसी संस्था ने नहीं किया। बाद में अंग्रेजी राज था, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया जो आर्य समाज ने किया है। और हमारी कन्या पाठशालाएं बहुत उस अंग्रेजी राज में खुल गई थी, फिर तो लाइन लग गई थी। जी, आप तो पंतराम जी, ये एक मुद्दा रहा है कि सत्य का प्रचार तो करना ही था, लेकिन जो सच को झूठ पेश किया गया था उसको वापस, उसका हम सदा से विरोध करते आए। सभा में, सम्मेलनों में, वैसे एजिटेशन भी हमने किए हैं। यहाँ पर भी किए हैं, हनुमान रोड पे भी किए हैं। और एक CNN था, कोई वो था, उसने कुछ हमारे आर्य समाज के बारे में, गो के बारे में कुछ छापा। तो हमने वो एम्बेसी के जाकर के, अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाकर के हमने प्रदर्शन किए।
प्रदर्शन बहुत किए हमने। इन्हीं प्रदर्शनों का कोई किस्सा, कोई खास आप बताना चाहें अगर? जब आपको लगा हो कि नहीं अब ये आर्य समाज है और संगठित आर्य समाज है। देखो, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे इधर एक बूचड़ खाना खोला जा रहा था जमुना पार में। तो जमुना पार में बूचड़ खाना का हमारी सभा ने कहा कि भाई इसका हम विरोध करेंगे। और विरोध करने के लिए सनातनी हमारे साथ, जो सनातन अपने को सनातनी कहते हैं, पौराणिक लोग जो मंदिर की पूजा करते हैं, वो हमारे साथ लगने को तैयार नहीं। लेकिन जैन समाज हमारे साथ लगा। हमने यहाँ भी प्रदर्शन किया, जबकि मैं सरकारी नौकरी में था, उसके बावजूद भी मैंने वहाँ प्रदर्शन में भाग लिया हैं। और मेरे फ़ोटो भी टेलीविज़न पे दिखाए गए। तो मेरे दफ्तर से भी मुझे बोला गया तुम थे? जी मैं तो था, पर मैं तो अपने धर्म के काम से गया था, मैं कोई राजनीति तो मेरी थी नहीं। तो हमने उसका बड़ा विरोध किया जैन समाज के साथ मिलकर। फिर हमने एजिटेशन किया, जहाँ बूचड़खाना खुलना था वहाँ हम बहुत सारे, कई हज़ार की तादाद में हमने वहाँ प्रदर्शन किया गाजीपुर में। भाई सरकार की व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था है, उनकी व्यवस्था है, लेकिन प्रयत्न और जज्बा सामने आया। आर्य समाज सदा से इस बात का प्रचार करता रहा। देखो, हमने सुना है 1966 में जब हम गांव में ही थे कि हमारे गांव से भी कई लोग जो हैं गो रक्षा आंदोलन में आए और यहाँ पर गोलियाँ चली। और जो जत्थे आते थे गाँवों से मिल करके, हैदराबाद सम्मेलन का भी हमें याद है। हैदराबाद का हमने सुना है कि हमारे यहाँ से भी कुछ लोग, आर्य समाज बहुत पुराना, हमारे 1928 का आर्य समाज बना हुआ था गांव में, मैंने जो सुना है। वहाँ से भी हमारे हैदराबाद में भी हमारे गांव के लोग गए, क्योंकि ये चीज़ सरदार पटेल ने भी आर्य समाज को थैंक्स किया था, धन्यवाद दिया था कि अगर आर्य समाज हैदराबाद में अपनी पृष्ठभूमि ना बना लेता तो हमें इतनी आसानी से हैदराबाद को अपने मिलाने आसानी ना होती। तो उन्होंने भी आर्य समाज का धन्यवाद किया है, आर्य समाज को श्रेय दिया है जी। तो इस तरह से हमारे आर्य समाज ने हिंदी आंदोलन पंजाब में, सत्याग्रह प्रकाश में बैन लग गया उस आंदोलन में, ये सब हमें मतलब जी कुछ सुने हैं, कुछ एक लंबी कहेंगे यात्रा थी ये, एक लंबी यात्रा है और जो आगे सतत और सफल जारी रहेगी। और मैं समझता हूँ कि आर्य समाज जो है पीछे नहीं हटेगा। आजकल के जो हमारे अधिकारी हैं बड़े सक्षम हैं, हर तरह से सक्षम हैं, अपना काम कर रहे हैं। और हमारा जो भी सहयोग उनको होगा हम निश्चित रूप से देते रहेंगे। बंदराम जी, मैं चाहूँगी कि आप अब बहुत ही ये जो मौका है, जो 50 वर्ष दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा का ये स्थापना के वर्ष हैं, ये 50 वर्ष जो पूर्ण हो रहे हैं, इस पर आप नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि अपने घर में यज्ञ को शुरू करो। आपने अगर अपने घर में यज्ञ शुरू कर दिया तो 3 चीज़ें आपके घर में स्वतः आ जाएंगी: संस्कार, संस्कृत और संस्कृति। अगर यज्ञ आपने शुरू नहीं किया तो तुम तो ऐसा है जैसे आप पेड़ को, पत्ती को पानी दे रहे हो, जड़ को तो दे ही नहीं रहे हो। तो मेरा मानना ये है कि जिस घर में यज्ञ होता है उस घर के बच्चे स्वतः ही यज्ञ करने लगते हैं। देखो, मैं एक अपना संस्मरण सुनाता हूँ। एक हमारे दफ्तर में एक डेली बेसिस पे लड़का था, ब्राह्मण का, यहाँ पर जमुना पार में, वो वहाँ के रहने वाला था। मुझे किसी काम से जाना पड़ा तो मैंने उसे कहा, भाई पता नहीं चंद्र विहार या चंद्रनगर कुछ ऐसा नाम है उनका। मैंने कहा, यार तेरा एड्रेस क्या है, मुझे वहाँ फला जगह जाना है, किसी ऑफिस में काम था। वो कहने लगा, जी आप आ जाइए साहब, मैं आपको लेकर चलूँगा। मैं उसके घर चला गया, टाइम से पहले चला गया। वहाँ पर मैंने देखा यज्ञ कुंड में अग्नि, सवेरे चला गया तो अग्नि चल रही थी। मैंने कहा, बेटे तुम्हारे यहाँ तो यज्ञ? हाँ, मेरे पिताजी करते हैं। भाई कैसे करते हैं? कि जी मेरे दादाजी आर्य समाजी थे, रोज़ मेरे घर यज्ञ होता था और मेरे पिताजी यज्ञ में आया नहीं करते थे। मैं ये बता रहा हूँ, यज्ञ की एक वो चीज़ बता रहा हूँ, शक्ति बता रहा हूँ। वो कभी पिताजी बोलते थे आजा बेटे, उसको फुर्सत ही नहीं होती थी। तो दादाजी बोलते थे, पिताजी को फुर्सत नहीं होती थी। तो वो कहने लगे कि जिस दिन मेरे दादाजी मरे और रात को उसको
शमशान से अंतिम क्रिया करके आए तो मेरे पिताजी बड़े मायूस थे। और अगले दिन तो यज्ञ हुआ नहीं, होना नहीं था। तो उन्होंने घर में जिसके यज्ञ होता सारी सामग्री रहती है, वो बता रहा था कि सब सामग्री थी। पिताजी ने कहा कि चाहे मैं कैसे भी करूं, उल्टा सीधा जो भी करूं, मैं आज यज्ञ जरूर करूंगा। तो कहते हैं कि मेरे दादाजी को मरे हुए पता नहीं कितने 20 साल, पता नहीं कितने साल हो गए हैं जी। वो मेरे जो फादर हैं आज भी यज्ञ करते हैं, और वो यज्ञ करके गए हैं, इसलिए यज्ञ की। पंतराम जी, यही उपलब्धि कहेंगे आर्य समाज की कि यज्ञ की जो महिमा है वो नौजवानों तक पहुंची है उसकी। कोविड के समय में पंडित यशपाल शास्त्री पृथ्वीहार आर्य समाज के प्रचारक हैं, पुरोहित हैं वहाँ के, विचार किया कि भाई हम एक ऐसा शुरू करते हैं जिससे कि प्रचार होता रहे। ऑनलाइन प्रचार हमने किया, 1 साल तक करते रहे जी। तो शास्त्री जी ने संस्कारों के बारे में 16 जो संस्कार हमारे थे, 16 के 16 संस्कारों के बारे में रोज वो बताते थे मंगलवार को। और उसमें बहुत 100 150 आदमी जुड़ जाया करते थे, हमारे आर्य समाज के जुड़ते थे जो हमें जानते थे। इस बीच में इसके बाद में मेरी पत्नी बीमार हो गई, लेकिन वो बीमारी में भी वो कहने लगे शास्त्री जी देखो ये तो चलता रहेगा। तो वो हॉस्पिटल में थी पत्नी, अब मैं ये बता रहा हूँ, तो मुझे उन्होंने वहीं जोड़ लिया कि त्यागी जी आपने शुरू किया तो आप, मैंने कहा भाई देखो मैं तो अस्पताल में हूँ, पत्नी कि कोई बात नहीं, मैं आपका 1 घंटा लूँगा। तो हमने हॉस्पिटल में भी रहते हुए वो नहीं छोड़ा, और घर तो करते ही थे, हॉस्पिटल में करते थे, कहीं रिश्तेदारी में जाते थे वहाँ भी हम करते थे। मतलब हमने वो प्रचार जो है साल भर तक किया। तो इस उसमें हमने 1000 संस्कार विधि बांटी जी। बीच में उसके बाद में हमारी पत्नी की जब डेथ हो गई, तो डेथ में भी जैसे विधि विधान आर्य समाज के द्वारा यशपाल शास्त्री जी ने ही संस्कार भी कराया। तो मैंने 1000 संस्कार विधि और इतनी ही सत्या प्रकाश, और एक पुस्तक है ये, इसकी दिल्ली सभा से मैंने वो छपवाई, और वो 1000 पुस्तकें वो मैंने वहाँ बांटी उनकी स्मृति में। मैं पूरा साथ मिला आपको परिवार, पत्नी का मुझे इतना साथ मिला कि अगर मैं घर में नहीं भी होता था और मुझे कहीं काम से जाना पड़ता था, अगले दिन मैं नहीं आ पाता था, तो मेरी पत्नी यज्ञ करती थी। मुझे बड़ी खुशी होती है कि कोई मुझे आर्य समाज का काम बताता है। अभी भी दिल्ली आर्य सभा मुझे भेज देती है कहीं, मुझे बड़ा उत्साह होता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कहूँ नहीं जी, मैं अपने घर के काम छोड़ कर के भी मैंने आर्य समाज के काम किए, और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि मैं आज इस रूप में आर्य समाज के यहाँ पर स्थापित मैंने अपने आप को किया, और आर्य समाज के लिए मैं अंतिम समय तक अपना काम करता। चलिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपने अनुभव विचारों के माध्यम से दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की जो प्रेरणादायक यात्रा है उससे हमारे दर्शकों को परिचित कराया। आपका बहुत बहुत आभार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी।